हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है, 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल के बारे में हम लोग बात किए हैं कि स्थल मंडल यानी हम लोग बात करें क्रस्ट की बात कर रहे हैं, भूपर्पटी, या फिर हम लोग लिथोस्फीयर इसको कह सकते हैं स्थल मंडल का। तो स्थल मंडल बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है और इन सारे प्लेट्स को स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण होता है। जैसे कि जितने सारे ये प्लेट्स हैं वो सब एक लेयर पे हैं और ये लेयर जो है मोल्टेन है, मतलब ये लिक्विफाइड है। तो इसकी वजह से ये जो है ये प्लेट आपस में इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, सरकते हैं, जिसकी वजह से कई घटनाएं होती है पृथ्वी पे। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होता है, आखिर ये मूवमेंट का कारण क्या होता है? कारण होता है प्लेट का मूवमेंट। प्लेट का मूवमेंट क्यों होता है, इसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पूरी आप डिटेल में आप पढ़ेंगे। हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं पृथ्वी के गति के बारे में। पृथ्वी हम लोग देख लिए, पृथ्वी में गति दो तरह का होता है। एक होता है अंदर, पृथ्वी के अंदर की गति होता है, अंदर में बल लगता है जिसकी वजह से गति होता है, और दूसरा होता है जो बाहर में बल लगता है उसकी वजह से गति होता है। तो अंतर जनित बल एक होता है और दूसरा जो होता है वो होता है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेज। इंडोजेनेटिक फोर्सेज हो गया, और जो बहिर्जनित बल हो गया इसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्जनित बल क्या होता है? वो पृथ्वी के अंदर इस किसी प्रकार का कोई ऐसा बल होता है जो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन सब होता है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है आकस्मिक बल जो सडन होता है, अचानक से होता है, और एक होता है पटल विरूपण बल, मतलब एक प्लेट कहा जाए तो प्लेट मूवमेंट के बाद होता है। तो एक आकस्मिक यानी सडन होता है, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और दूसरा हो जाता है कि वो पटल विरूपण, मतलब एक धीरे धीरे जो क्रस्टल पार्ट है पृथ्वी का ऊपर का जो लेयर है उसमें परिवर्तन आता है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेज। माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। तो ये हो गया इंडोजेनेटिक फोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के बारे में। एक्सोजेनेटिक में फोर्सेज में मुख्य रूप से दो होता है, एक होता है अपरदन, एक होता है निक्षेपण। अपरदन को हम लोग इरोजन कहते हैं और निक्षेपण को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। अब ये एक्टिविटी जो बहिर्जनित बल की वजह से होता है, क्या क्या होता है? नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। तो इस तरह से इन सारे फोर्सेज से अलग अलग स्थल का विकास होता है। हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला अंतर्जनित बल। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है, और उसी में से एक हो गया अंतर्जनित बल जिसको कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। दूसरा आ गया बहिर्जनित बल जिसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। जो बल पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडोजेनेटिक जो होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, और एक्सोजेनेटिक जो होता है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, और इसी वजह से इनको बहिर्जनिक बल या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है वोल्केनो, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। भूपृष्ठ का वह क्षेत्र, इसको एक तरह से डिफाइन किया गया है, जब आप एग्जाम में आप लिखेंगे, जो जो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो भूपृष्ठ का वह क्षेत्र या दरार या पतला मार्ग जिससे भूपृष्ठ के नीचे की पिघली चट्टान, नीचे की पिघली चट्टान ये बाहर निकलता है और धरातल पे आते ही एक विस्फोट होता है जिसको ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी का उद्गार उसके सबसे, उसके निकलने वाले पदार्थ के बाहर प्रकट होने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहा जाता है। सिंपल इसको वोल्केनो देखें, इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, जो रॉक्स हैं, चट्टान हैं,
बहुत सारी चीज़ पिघले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे गैसेज भी हैं। इसमें अचानक से इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो पृथ्वी का जो सबसे कमजोर लेयर होता है वहां पर ये जाने की कोशिश करता है और उस पृथ्वी के उस लेयर को फोड़ करके ये बाहर निकल जाता है, जिसमें बहुत सारे मेटल्स, मिनरल्स और गैसेज, धूल कण, जलवाष्प, ये सारे चीजें इस वोल्केनो के इरप्शन के बाद में निकलता है। तो ये हो गया हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी। पृथ्वी के भीतर भागों में चट्टान के दबाव के चलते या रेडियोधर्मी खनिजों, यूरेनियम और थोरियम। अब अंदर में बोला जाता है कि पृथ्वी के अंदर इतना हीट एनर्जी आया कहाँ से, तो उसका मेन वजह होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसी एलिमेंट की हम लोग मदद से न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें काफी ज्यादा ऊर्जा होता है, जिसमें मुख्य रूप से होता है यूरेनियम और थोरियम। तो इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है और पिघलता है और पृथ्वी का जो कमजोर हिस्सा उसको फोड़कर ये बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, बाहर निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप में होते हैं। गैस जो होता है तीव्र विस्फोट के साथ धरातल को तोड़कर बाहर निकलता है और इस गैस में 80 से 90% भाग जो होता है वो जलवाष्प का ही होता है। अन्य गैसों में जैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब होता है। तरल पदार्थ में देखेंगे तो लावा होता है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो बाहर निकलकर ये काफी तेजी से फैलता है। उसके फैलाव को अलग अलग तरीका से डिफाइन भी किया गया है। जो कुछ जो ऐसा लावा है जो स्लो फैलता है, कुछ फास्ट फैलता है और कुछ वहीं पे जम जाता है। तो ज्वालामुखी की परिभाषा हम लोग देखें तो प्रायः एक गोलाकार छिद्र जो खुला हुआ भाग जिसके होकर पृथ्वी के अंदर का जो भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, चट्टान जैसे पदार्थ बाहर निकलते हैं, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होता है अभ्यंतरित यानी धरातल के नीचे और दूसरा होता है बाह्य जिसको कहते हैं धरातल के ऊपर। तो अंदर वाली बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं, धरातल के अंदर की बात करें तो इस क्रिया में मैग्मा जो है धरातल के नीचे से जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और इसमें मुख्य रूप से बैथोलिथ, फैल्कोलिथ, सील, डाइक, ये सब जो स्ट्रक्चर है पृथ्वी पे उसका निर्माण होता है। बाह्य क्रिया में अगर हम लोग बात करें तो गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के स्रोत, गीजर, धुआं, ये सब। ज्वालामुखी का उद्गार का कारण क्या है, क्यों ज्वालामुखी विस्फोट होता है, क्यों ज्वालामुखी बाहर निकलता है? पहला, आइसोस्टैटिक डिसिक्विलिब्रिज्म, मतलब भूगर्भिक असंतुलन। दूसरा आता है गैसों का उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ गैसेज। अब गैसेज बढ़ती है, जब पृथ्वी के अंदर जो गैसेज बढ़ती है तो वो टेम्परेचर में वो फैलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है तो वो पृथ्वी के कमजोर हिस्सा को तोड़कर निकल जाता है। और फिर तीसरा है भूगर्भ में ताप की वृद्धि, चौथा दाब में कमी और पांचवा हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये सब ज्वालामुखी उद्गार के कारण है। अगला जो चैप्टर है वो है, अगला टॉपिक जो है वो है अर्थक्वेक, जिसको हम लोग सिंपल हिंदी में कहते हैं भूकंप। पृथ्वी के धरातल का अचानक कंपन को ही भूकंप कहलाता है और अधिकांश भूकंप जो है सूक्ष्म कंपन होते हैं। भूकंप के झटके मात्र कुछ सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन जो कुछ सेकंड के लिए आते हैं इसी कुछ सेकंड में बहुत बड़ी तबाही मचाकर वो चले जाते हैं। यानी भूकंप बिल्कुल एक अप्रत्याशित आकस्मिक घटना है जो अचानक ही उत्पन्न हो जाती है। भूकंप के झटके वर्ष के किसी भी महीने या महीने के किसी भी दिन और किसी भी समय में अचानक से हो सकता है। भूकंप के झटके बिना चेतावनी के आते हैं, सबसे बड़ी बात यही है, जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। भूकंप की आशंकाओं को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कई बार प्रयास किए हैं, कई रिसर्च किए हैं, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट पूर्वाभास और भविष्यवाणी संभव नहीं हो पाया है। भूकंप विज्ञान के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। भूकंप विज्ञान, जिसको कहते हैं सिस्मोलॉजी विज्ञान, सिस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सिस्मोग्राफ द्वारा, सिस्मोग्राफ एक स्केल है, सिस्मोग्राफ द्वारा अंकित लहरों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का प्रभाव भू सतह के ऊपर होता है, लेकिन भूकंप की घटना जो है वो पृथ्वी के अंदर होती है। मतलब पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कुछ एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप का ओरिजिन होता है और इसका असर जो है वो पृथ्वी के ऊपर का सरफेस पे भी होता है। तब हम लोग यहाँ पर अगर होते हैं तो हम लोग फील करते हैं कि यहाँ पर भूकंप आया।
यानी भूकंप का प्रभाव भूमि के ऊपर होता है, लेकिन भूकंप की घटना जो है वो भूमि के नीचे होती है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं, इपिसेंटर कह सकते हैं। यह भूगर्भ में स्थित वह स्थान है जहां से भूकंप से जो उत्पन्न लहरें हैं, तरंग है, उसको प्रसारित होता है। इस प्रकार की लहरों को भूकंपीय लहर कहते हैं। भूकंप मूल के यानी जो जहां पर एपिसेंटर है उसके ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र होता है जहां पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहले जानकारी मिलती है। इस स्थान को भूकंप केंद्र या अभिकेंद्र कहते हैं और इसी को कहा जाता है एपिसेंटर। तो ये हो गया हमारा भूकंपीय एक्टिविटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज है जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप का एक्टिविटी होता है। तो सिस्मिक वेव जो है, सिस्मिक एक्टिविटी को इसमें दर्शाया गया है कि भूकंप की एक्टिविटी कैसे काम करता है। भूकंप अभिकेंद्र या फिर एपिसेंटर हमेशा भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित था, मतलब इसको ऐसे है सीधे ऊपर होगा एकदम 90 डिग्री पे। अगर ये हम लोग पृथ्वी देखें तो एकदम सीधे 90 डिग्री के ऊपर ये क्षेत्र होता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में जो भाग भूकंप मूल से सबसे नजदीक होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अभिकेंद्र पे लगे यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरों का भी आकलन किया जाता है। भूकंपीय लहरों की गति और उनकी उत्पत्ति स्थान पर प्रभावित होती है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। भारत में पूना, मुंबई, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता ये सब में भूकंप लेखन यंत्र का स्थापना भी किया गया है। भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है और इस केंद्र से जो लहर उठती है, भूकंप की लहर उठने लगती है, तो सबसे पहले ये भूकंप अभिकेंद्र पे पहुंचती है और यहाँ पर सिस्मोग्राफ द्वारा इसको आकलन किया जाता है, अंकन किया जाता है कि इसका रेंज क्या था। भूकंपीय लहर की हम लोग बात करते हैं तो भूकंपीय लहर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भूकंपीय लहर को 3 भाग में विभाजित किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा जो 3 लहर है उसमें हम लोग सबसे पहला देखें तो पहला है प्राथमिक, जो प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव हो गया जिसको कि हम लोग इंडिकेट करते हैं, पी से निरूपित करते हैं। ये लहरें ध्वनि तरंग के समान होती है और इसमें अणुओं का कंपन लहरों की दिशा में आगे या पीछे होती है, यानी इसको कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल। 2 तरह का बेसिकली वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग देखते हैं कि इन लहरों से दबाव बढ़ता है और इन्हें दबाव वाली लहर भी कहते हैं। इन लहरों का जो उद्भव है तो चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है। तो ठीक हो गया, पहला हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग इसके और भी डिटेल में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइमरी वेव है क्या। इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं और ये जो है ध्वनि तरंग के समान काम करती चलती है। ध्वनि तरंग कैसा होता है? लैंग्विट्यूडनल होता है। एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लैंग्विट्यूडनल, एक अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य होता है और ट्रांसवर्स होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अब हम लोग अनुप्रस्थ लहरें की बात करते हैं जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव। इसको अंग्रेजी अक्षर जो एस है उससे डिनोट किया जाता है और ये लहर प्रकाश तरंग की तरह चलती है, यानी ये बिल्कुल ट्रांसवर्स होती है। देखिए इनको अगर मूवमेंट अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखेंगे तो एक इस तरह से होता है, जैसे ये हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया और ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो ये दोनों तरह का वेव हो गया, एक हो गया अनुप्रस्थ और एक हो गया अनुदैर्घ्य। हम लोग अगर बात करें तो अणु का गति जो है लहर के समकोण पे होती है। यहाँ पर जैसे ये लहर इस तरह का है, यानी ऊपर क्यों जा रहा है लेकिन इधर की ओर वेव मूव कर रहा है, तो ये बिल्कुल जो है ना समकोण पे बनाती है। ठीक है, यहाँ द्वितीयक लहरें या गौण लहर भी कहते हैं क्योंकि प्राथमिक सीधी लहर के बाद में प्रकट होती है, यानी प्राइमरी वेव के बाद में सेकेंडरी वेव ये आता है और इस लहर को विध्वंसक लहर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इसी लहर से होता है। फिर आ जाता है धरातलीय लहरें जिसको कहते हैं सरफेस वेव। तो इनको अंग्रेजी का लेटर जो एल है उससे निरूपित किया जाता है। ये लहरें प्राथमिक और द्वितीय लहरों की तुलना में इसका जो वेग होता है वो कम होता है
और इनका भ्रमण पथ पृथ्वी के धरातलीय भाग में ही होता है, और इन दोनों लहरों की तुलना में सबसे अधिक लंबा पथ जो है इसी को तय करना पड़ता है। इस कारण ये तरंगे धरातल पे सबसे देर से पहुंचती है, और इन तरंगों को लंबी अवधि वाली तरंग भी कहते हैं। ये लहरें जल से होकर गुजरती है, ठीक है, इसलिए इनका प्रभाव जल और थल दोनों जगह पर होता है। यानी ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक विनाशकारी होता है। वो कौन होता है? सरफेस वेव। तो हम लोग तीन तरह के वेव जो देखे, सबसे पहला प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। प्राइमरी वेव होता है जो कि ध्वनि की तरह चलता है, और सेकेंडरी वेव जो होता है जो लाइट की तरह चलता है, प्रकाश तरंग की तरह चलता है, और तीसरा जो सरफेस वेव होता है वो ये दोनों लहर के बाद में ये लेट से पहुंचता है, लेकिन ये जल और थल दोनों में चलता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विनाश जो है इसी वजह से होता है, यानी सरफेस वेव की वजह से। भूकंप का उद्गम और अभिकेंद्र की बात करते हैं, तो स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे, यानी वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर, जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर हो गया, उस निकटतम सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में निकलती है, और इसका निकटतम भाग में सबसे ज्यादा हानि होता है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, भूकंप की तीव्रता वैसे वैसे कम होती जाती है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा उद्गम केंद्र हो गया, यहाँ से वेव निकलना शुरू हुआ, मतलब यहाँ पर कुछ वैसी एक्टिविटी हुई पृथ्वी के अंदर जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक का वेव है, जो भूकंपीय तरंग है, यहाँ से उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से उत्पन्न हुआ तो ये जो है इस साइकिल रूप से सर्कुलर इस तरह से मूवमेंट शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में इसके जस्ट ऊपर जो हुआ, पृथ्वी का ऊपरी सीमा हुआ, उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। ये हो गया उद्गम केंद्र, माने ओरिजिन हो गया, और ये हो गया एपिसेंटर। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। ये हमारा प्लेट बाउंड्री हो गया, एक ये प्लेट हो गया और एक दूसरा प्लेट हो गया, तो प्लेट बाउंड्री हो गया। तो ये आप जिसको जो है डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। हम लोग अब स्थलाकृति की बात करते हैं, यानी लैंड फॉर्म्स, जिसको लैंडस्केप भी कह सकते हैं। तो स्थलाकृति की परिभाषा क्या है? तो बेविल नामक जर्मन विद्वान ने स्थलाकृति की परिभाषा देते हुए कहा था कि आकाश एवं पृथ्वी के धरातल का वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर है, जो हम लोग को दिखाई दे, वह स्थलाकृति को इंडिकेट करता है, उसी को स्थलाकृति कहते हैं। मतलब आकाश एवं पृथ्वी के धरातल पर वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देता है, वो हमारा स्थलाकृति हो गया। उसको ग्रेनो जो है, ग्रेनो के अनुसार दृष्टिकोण क्षेत्र को स्थलाकृति को अंतर्गत माना जाता है। कुछ जर्मन विद्वानों ने भौगोलिक क्षेत्र को स्थलाकृति के रूप में ही माना है। लाउंटशेच नामक जो विद्वान था, उसने अभौतिक तत्वों जैसे जातीय एवं भाषा संबंधी तत्वों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया था। लेकिन मुख्य रूप से आप इसको समझिए कि पृथ्वी के आकाश में पृथ्वी के धरातल पर जो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, उसी को हम लोग कहते हैं स्थलाकृति। उसमें और भी मेउल नामक विद्वान जो है कुछ और दिया है। मेउल नामक विद्वान ने स्थलाकृति के अंतर्गत राजनीतिक तत्वों को भी शामिल किया है, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक इकाई क्यों न हो, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस प्रदेश के स्थलाकृति से ही उसको आंका जा सकता है। क्रीव के अनुसार, जो क्रीव ने भी अपना स्थलाकृति में विभिन्नता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि स्थलाकृति के में भूमि के वो भाग हैं जिनमें एक समान विशेषताएं होती है। तो अलग अलग जो इसमें जो ज्योग्राफर्स हैं, वो अपना अलग अलग इस पे अपना मंतव्य दिए हैं और अलग अलग डिफिनेशन दिया स्थलाकृति के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं रिवर के बारे में, नदी। नदी के जल चूंकि दृश्य भूमि का अपरदन होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल यानी इस तरह के ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर जो रॉक होता है उसमें गिरता है, तो जल प्रपात बन जाती है। मतलब यहाँ पे अगर पानी का लेयर है और यहाँ के बाद में अचानक से डाउनफॉल हो जाता है, तो ये जो वाटर यहाँ से फॉल होता है, इसको वाटरफॉल कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जलप्रपात, ठीक है। और यही जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह मुड़दार मार्ग बनाने लगती है, जिसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इस तरह से वो अपना मुड़दार मार्ग पर बहने लगता है, जिसको विसर्ग कहते हैं। तो इसके बाद विसर्गों के किनारे पे जैसे यहाँ पे इरोजन
और यहाँ पर डिपोजिशन, तो यानी विसर्पों के किनारों पे लगातार अपरदन और निक्षेपण का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप से नदी से कट के एक अलग झील बन जाता है जिसे चाप झील भी कहते हैं। अब जैसे ये हो गया इस तरह का है, अब ये धीरे 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 ऐसा आएगा कि ये कटते चला गया, मतलब ये जो धारा है ऐसे मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन कट गया तो इसी एरिया में एक झील बन गया, इसी को कहते हैं चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और नदी के इस उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी है, नदी ऐसे जा रही, इसके किनारे किनारे एक तटबंध है जो कि इस नदी की तुलना में ऊंचा है। दोनों साइड से, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है, तो दोनों साइड से जो इस नदी को रोकने के लिए, दोनों तरफ से पानी विस्तार नहीं हो उसके लिए जो निर्माण होता है उसी को तटबंध कहते हैं। नदी जो है वो धाराओं में विभाजित हो जाता है, और जो धाराओं में विभाजित हो जाता है इसी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लाता है, उसको निक्षेपण करता है, और इस प्रकार वहां पर वो डेल्टा का निर्माण करता है। नदी जब चलती है तो अपने रास्ते में बहुत सारे मिट्टी पत्थर को सब काट कर लेते आती है, और वो अपने किनारे पर जाके डिपॉजिट कर देती है, और वहीं पे जो मुहाना होता है वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार चट्टानों से टकराती है जिससे उन चट्टानों में दरार विकसित होता है, और वहां पे उसमें कुछ कटाव आता है, तो तटीय स्थलाकृति जो है उसमें परिवर्तन आता है। समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है नदियां, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें से सिर्फ छत बचती है, और नीचे से जो तटीय मेहराब बन जाते हैं, मतलब इस तरह से हो जाता है, सिर्फ यही छत बचता है, नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है। समुद्री जल के लगभग ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हिमनद का। हिमनद कहते हैं हम लोग ग्लेशियर्स का, जिसको कहते हैं हिमानी भी। हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां होती है जो छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी ये सब निक्षेपित होते हैं, और निक्षेपण हिमनद हिमोड़ कहलाता है, हिमोड़ का निर्माण करता है। और इसके वजह से जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण के बाद में अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, स्थलाकृति, उसी को हिमोड़ कहते हैं। अब अगला आता है, वो आता है पवन, जिसको हम लोग कहते हैं विंड्स। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण ये दोनों करता है। रेगिस्तान में आप देखेंगे बहुत तरह का अलग अलग आकार का, मशरूम आकार का, तो मशरूम आकार का बहुत सारे चट्टान दिखाई देंगे जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल भी कहा जाता है। पवन चलने से जो रेत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और जब पवन का बहाव रुक जाता है तो वह जो है वहीं पे गिरकर छोटी सी पहाड़ी का निर्माण करता है। इनको बालू का डिब्बा भी कहते हैं। जब ये बालू का विस्तृत क्षेत्र में फिर से निक्षेपित हो जाती है तो इसे लोएस का निर्माण करते हैं। लोएस मैदान होता है तैयार। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस किए, जिसमें हम लोग देखें तो हम लोग ज्वालामुखी, सबसे पहले तो हम लोग पृथ्वी का मूवमेंट को समझे, फिर हम लोग समझे ज्वालामुखी के बारे में, उसके बाद में हम लोग ज्वालामुखी के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझे, और भूकंप को समझे। भूकंप के बाद में हम लोग भूकंप विज्ञान, भूकंपीय लहर, भूकंप का केंद्र हम लोग समझे, डिफरेंट स्थलाकृति समझे, नदी और हिमानी के बारे में हम लोग समझे, पवन के बारे में समझे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में समझे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा लोग इससे जुड़े और उनको इससे फ़ायदा हो। तो थैंक यू।